Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के फिजिक्स का एपिसोड 99। देखिए, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध, जिसका फॉर्मूला आया था E = dV/dx, जिसको हम लोग विभव प्रवणता के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग एपिसोड 99 में पढ़ेंगे कि जब किसी बिंदु के अगल बगल में बहुत सारे बिंदु आवेश स्थित हो तो किसी एक पॉइंट पर विभव का मान कितना हो। तो देखिए, यदि किसी पॉइंट के अगल बगल में बहुत सारा आवेश स्थित होता है, उन सभी आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विभव का जो मान होता है सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के योगफल के बराबर होता है। यानी किसी एक बिंदु पर यदि विभव का मान ज्ञात करना है तो बारी बारी से सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर विभव ज्ञात कर लीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो टोटल हम लोग जोड़ देंगे तो उस बिंदु का विभव निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, क्योंकि एक से अधिक आवेश है और हम लोग जानते हैं कि निकाय बनने के लिए कम से कम 2 आवेश होना चाहिए। 2 से ज़्यादा हो तो और बेटर है, क्योंकि और निकाय अच्छा निकाय बनेगा, उससे बड़ा निकाय बनेगा। लेकिन निकाय बनने के लिए कम से कम एक चाहिए, यानी कि सिस्टम जो अकेले नहीं बनता। सिस्टम कम से कम 2 वस्तुओं के मेल से बनता है। कोई अकेले वस्तु अपने आप में सिस्टम नहीं हो सकता है। फिजिक्स में जैसे हम लोग का अपने आप में एक सिस्टम है ही है। जैसे हम लोग का बॉडी है तो अपने आप में एक सिस्टम है, पूरा ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है। लेकिन फिजिक्स में यदि हमको अध्ययन करना हो तो सिस्टम कम से कम 2 वस्तुओं के मेल से बनता है। देखिए, टॉपिक लिखिए, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हम क्या बताए हैं कि किसी भी बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो सभी आवेशों के विभवों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें डैश देकर आप लिखिएगा, लिखिए अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान, अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान प्रत्येक आवेश से उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक हो गया। देखिए क्या बोले हैं कि अनेकों आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का जो मान होता है वो अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन कैसा योगफल? तो बीजगणितीय योगफल। बीजगणितीय योगफल क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विभव जो है अदिश राशि है और दुनिया में सभी प्रकार के अदिश राशियों को बीजगणित के नियम से जोड़ा जाता है। इसलिए विभव यदि किसी बिंदु पर निकालना हो, एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण, तो हम लोग उस बिंदु पर विभव को किसके नियम से जोड़ते हैं? तो बीजगणित के नियम से जोड़ते हैं। जबकि इसके पहले हम लोग को किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र निकालना होता था या विद्युत बल निकालना होता था 2 या 2 से अधिक आवेश के कारण, तो हम लोग उसको सदिश के नियम से जोड़ते थे, क्योंकि वेक्टर को सदिश के नियम से जोड़ा जाता है और जो स्केलर होता है नीचे अदिश राशि उसको बीजगणित के नियम से जोड़ा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर उसमें पीछे था आपका विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उसमें था कि अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो योगफल होता है वो सदिश योगफल के बराबर होता है। या विद्युत बल भी जो था लेसन 1 में अध्यारोपण का सिद्धांत, वो भी था अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग अलग आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का जो मान होता है वो सभी आवेशों के विभवों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या पढ़ने के लिए एक डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम में देखिए एक आवेश Q1 है जो R1 दूरी पर बिंदु P से स्थित है। बिंदु P से कितना दूरी पर है? R1 दूरी पर है। एक आवेश Q2 है जो बिंदु P से R2 दूरी पर स्थित है।
एक तीसरा आवेश है -q3 जो बिंदु P से r3 दूरी पर स्थित है। चौथा आवेश जो है आपका q4 है जो बिंदु P से r4 दूरी पर स्थित है। तो हम लोग सभी आवेशों के कारण बारी बारी से विभव निकाल लेंगे और जोड़ देंगे तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकल जाएगा। तो चलिए डायग्राम बना लीजिए और लिखिए, व्याख्या लिखिएगा, व्याख्या जिसको हम लोग एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। यदि कोई बिंदु P, यदि कोई बिंदु P आवेश q1 कोमा आवेश q2 कोमा आवेश q3 -q3 एवं q4 से क्रमशः r1 कोमा r2 कोमा r3 एवं r4 दूरियों पर स्थित हो तो बिंदु P पर कुल विभव, तो बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए V का मान है V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 जो आवेश Q1 के कारण है, V2 जो आवेश Q2 के कारण है और V3 Q3 कारण है और जो V4 है आपका Q4 कारण है। सबका देखिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए इसमें होगा Q1/R1, इसके लिए होगा Q1/R1, इसके लिए होगा Q2/R2, इसके लिए होगा Q3/R3 माइनस में होगा और इसके लिए Q4/R4। लेकिन सब में एक बात कॉमन होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग सब में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 हम प्लस माइनस Q3 और बाई R3 और प्लस Q4/R4। यहाँ पर देखिए आवेश का मान हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, जो आवेश रहता है उसी को लेते हैं, क्योंकि विभव ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता था। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q1/R1 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि समेशन के रूप में लिख देते हैं, सिग्मा के रूप में। तो सिग्मा के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा V बराबर सिग्मा ऑफ I बराबर 1 से लेकर I बराबर 4 तक। किस तरह से लिखेंगे तो I और बाई RI। ठीक, ये कितने आवेशों के लिए होता है, 4 आवेशों के लिए, इसलिए 4 आवेश के लिए लिखाएगा। यहाँ पर बाहर में लिख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो V बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I बराबर 1 से I बराबर 4 QI/R1 RI। यदि इसको आप पूरा एक्सपेंड करके लिखिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। सिग्मा जो है योगफल का साइन होता है। अब मान लीजिए कि n आवेश के लिए रहे, यदि इसके बिंदु P के अगल बगल में इस तरह से n आवेश स्थित हो तो क्या होगा, तो देखिए n आवेशों के लिए, n आवेशों के लिए, तो n आवेशों के लिए आपका हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I बराबर 1 से I बराबर n, और ये हो जाएगा QI और बाई RI हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आवेश थे लेकिन यहाँ पर कितना आवेश हो गया, n आवेश हो गया। तो ये तो हो गया आपका आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। इसके बाद एक नोट लिखिएगा, नोट है कि जब V बराबर V ऑफ x/y/z हो तो विद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर EXI प्लस EYJ प्लस EZ
के होता है। इसमें Ex का वैल्यू किसके बराबर होता है? तो इसमें Ex बराबर आपका होता है -dV/dx। फिर इसमें Ey का मान किसके बराबर होता है? तो -dV/dy। और जो Ez का मान होता है वो आपका होता है -dV/dz होता है। यह विभव प्रवणता के रूप में होता है। चलिए इसके बाद लिखिए टॉपिक समविभवी तल। समविभवी तल जिसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब है कि एक ऐसा सरफेस जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है। एक ऐसा सतह या एक ऐसा सरफेस जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है, तो उस सतह को ही हम लोग समविभवी तल कहते हैं। सम मतलब समान और क्या था? विभव मतलब एक ऐसा तल या सतह जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है, उसे हम लोग समविभवी तल कहते हैं। तो समविभवी तल का परिभाषा लिखिए कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा तल, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है। विभव का मान एक समान होता है, उसे समविभवी तल कहते हैं। उसे समविभवी तल कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे किसी आवेशित खोखला गोला या ठोस गोला, जैसे में किसी आवेशित ठोस गोला या खोखला गोला का सतह समविभवी तल होता है। समविभवी तल होता है। देखिए इसका कारण है कि कोई भी आवेशित जो खोखला गोला होता है या ठोस गोला होता है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर विभव का मान निकालिएगा, चाहे यहाँ विभव निकालिए या यहाँ विभव निकालिए या यहाँ विभव निकालिए, तो किसी भी पॉइंट पर लोग विभव निकालते हैं तो वहाँ पर विभव का मान उतना ही होता है। यानी कि देखिए यह एक तल हो गया सतह और इसके हर एक पॉइंट पर विभव का मान एक समान है। तो क्या एक समान है? तो विभव समान है, इसीलिए इसको बोलते हैं समविभवी तल। अब इसके बाद समविभवी तल का एक डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग कोई आवेश दर्शा देंगे और इस आवेश के चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बहुत सारा तल दर्शा देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है और बाहर के दिशा में गति करता है। तो इस तरह से तल बना लीजिए। यहाँ पर ये आवेश के सतह से विद्युत क्षेत्र निकल करके इधर जाएगा विद्युत क्षेत्र, इधर भी जाएगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी आवेश या आवेशित वस्तु के सतह के प्रत्येक बिंदु से एक विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है। ये सारे आपको डायग्राम में जो गोलाकार दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब समविभवी तल है। देखिए समझ लीजिए, जैसे गोलाकार सतह है तो इसके हर एक पॉइंट पर विभव का मान समान होता है। यदि इसका विभव मान लीजिए कि 200 वोल्ट है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का भी विभव 200 वोल्ट होगा, इस पॉइंट का भी 200, इस पॉइंट का भी, यानी कि शॉर्टकट में यह कहें तो इसके हर एक पॉइंट पर विभव का मान एक समान होगा। लेकिन इस सतह का विभव 200 वोल्ट नहीं हो सकता है, इसका विभव जो है इससे कम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश से जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो विभव का मान घटते जाता है। तो इसका विभव कुछ और होगा, तो मान लेते हैं कि इसका 200 है तो इसका 180 मान लेते हैं, इससे थोड़ा कम मान लेते हैं। लेकिन इसके सतह के हर एक बिंदु पर विभव का मान 180 वोल्ट ही होगा। यदि 180 वोल्ट है तो इसको मान लीजिए कि 160 वोल्ट होगा, तो इसके भी हर एक पॉइंट पर विभव का मान 160 वोल्ट ही होगा। यानी कि इसके इस तल जो आपको तल दिखाई दे रहा है, इस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। और यह भी जानते हैं कि आवेश से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं विभव का मान घटते जाता है। तो डायग्राम बना सकते हैं आप और इसमें दर्शा दीजिएगा। जैसे डायग्राम बनाकर इसको दर्शा दीजिए कि ये आपका 200 वोल्ट है, ये मान लीजिए कि आपका है 180 वोल्ट, ये वाला मान लीजिए कि है 160 वोल्ट और इसको मान लीजिए कि आपका है 140 वोल्ट। ठीक,
और समविभवी तल का गुण होता है कि किन्हीं दो समविभवों के बीच के जो विभवांतर होता है हमेशा समान होता है। जैसे देखिए इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है, एक इसका 20 वोल्ट है, फिर इन दोनों के बीच का भी विभवांतर 20 वोल्ट है, इसके बीच का भी विभवांतर 20 वोल्ट है। तो डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद इसका व्याख्या मोल लिखेंगे, जो हम लोग आपको बता दिए कि दो समविभवी तल के बीच का विभवांतर जो है बराबर होता है, वो भी लगातार। तो इसके बाद इसका व्याख्या लिखिए डायग्राम के नीचे कि चित्र में समविभवी तल है, चित्र में समविभवी तल है जिसके दो लगातार समविभवों के बीच का विभवांतर समान है, जिसके दो लगातार समविभवों के बीच का विभवांतर समान है तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल पर लंब है, तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल पर लंब है, जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन कर रहे हैं, जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन कर रही है तथा दो असमान समविभवी तल ना तो एक दूसरे को काट सकती है और ना ही एक दूसरे को स्पर्श कर सकती है, ना ही एक दूसरे को काट सकती है और ना ही एक दूसरे को स्पर्श कर सकती है। देखिए दो असमान समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं टच कर सकता है, कभी एक दूसरे को नहीं काट सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगला वीडियो में मिलेंगे।